सेशन में। आज के इस सेशन में बेटा हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। बहुत ध्यान से आपने ये पढ़ना है। क्या करेंगे सर? ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। फॉर दिस पर्पस मैं आपके साथ कुछ सेक्शंस डिस्कस करता हूं। हम करेंगे सबसे पहले सेक्शन 130। इसके अलावा हम करेंगे सेक्शन 131, सेक्शन 132 and section 134। उससे भी पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम। मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम। उससे भी पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या है। शाबाश। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। कोई डाउट अगर है आपका तो जरूर मुझे भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अभी ये व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट है। पिछले कुछ समय से ये व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट नहीं था। आप ध्यान दीजिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं l.k.sony5@gmail.com l.k.sony5@gmail.com Sony love 1982@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। ये आपने ध्यान देना है। आप अपने डाउट्स मुझे मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके डाउट्स पर ठीक है मैं बड़े अच्छे वीडियोस बना के आपको सेंड करूंगा। और ध्यान दीजिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट की जहां तक केसेस का सवाल है तो पहले सेक्शन कर लीजिए, सेक्शंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर हम इसके केसेस भी करेंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के इंटरप्रिटेशन में गलतियां करते हैं। वो गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि वो तो या सिर्फ केसेस पढ़ते हैं या सिर्फ सेक्शंस पढ़ते हैं। दोनों को मिक्स करके पढ़ना चाहिए। दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब पहले सुनिए क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम? क्लेम का मतलब क्या है? जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर कुछ क्लेम करता है, ठीक है, कोर्ट में आपके पास यू गॉट अ राइट एंड योर राइट इज ब्रीच्ड बाय समवन, तो आप उस पर्सन के ऊपर कोर्ट में केस करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग एक्शनेबल क्लेम? टेक्निकली इस बात का मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। इस चीज को आप समझिए। क्लेम मतलब आपका डेब्ट है, कोई डेब्ट
मतलब कर्जा आपने लेना है किसी से, कोई आपका कर्जदार है, ठीक है। अब ये लोन या तो अनसिक्योर्ड है, जो लोन आपका है ये क्या है, अनसिक्योर्ड लोन है, नंबर एक चीज। और नंबर दूसरी चीज ध्यान से सुनना, या तो ये आपका लोन है वो सिक्योर्ड है, या तो आपका लोन है वो अनसिक्योर्ड है, या जो आपका लोन है वो सिक्योर्ड है। अब सवाल उठता है सिक्योर्ड कैसे है। सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लेज हो सकता है, सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज हो सकता है, सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज हो सकता है, हाइपोथिकेशन हो सकता है, और भी कोई तरीका हो सकता है जिससे लोन सिक्योर होता हो। और अगर ये अनसिक्योर्ड है, अगर ये अनसिक्योर्ड है तो इसे हम बोलेंगे एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफरेबल है, आप इसकी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। और ट्रांसफर करने के लिए यू हैव टू लर्न सेक्शन 130। तो सेक्शन 130 से हम अपनी शुरुआत करेंगे शाबाश क्लास की। शाबाश बेटा। तो नाम हेडिंग इसकी डाल दें टॉपिक की, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम सेक्शन कौन सा पढ़ना है सर आपको? 130 पढ़ना है। तो ट्रांसफर है तो उसका मतलब ट्रांसफरर होगा और ट्रांसफरी होगा। लैंग्वेज को कैच करने की कोशिश कीजिए। द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। with or without consideration, यानी आप एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहे हैं विद कंसिडरेशन, आप बदले में कुछ कंसिडरेशन ले रहे हैं, ठीक है, और या आप कोई कंसिडरेशन बीच में नहीं ले रहे। विद और विदाउट कंसिडरेशन शैल बी इफेक्टेड। अब ये ट्रांसफर किस तरह से हो सकती है, ठीक है, ट्रांसफर कैसे हो सकती है? देयर कुड बी मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसफर।
रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब तक आप डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी आप पढ़ते आ रहे हैं, शाबाश। तो shall be affected by, ठीक है, और ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे, ओनली बाय, यानी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, एक मेथड है, एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप जानते हैं, राइट। एग्जीक्यूशन का मतलब भी आप जानते हैं ऑलरेडी, नहीं जानते तो मुझे आप डाउट भेज देना। इन राइटिंग, अच्छा देखो, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ नासमझ लोगों के लिए लिख लेते हैं। ला कहता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी हेड कहता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इन राइटिंग होना चाहिए। अरे तो ऑब्वियस चीज है ना, जो डॉक्यूमेंट होगा वही तो इंस्ट्रूमेंट बनेगा। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप ला के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बराबर डॉक्यूमेंट प्लस ला। और डॉक्यूमेंट क्या होता है, एनी पीस ऑफ रिटन वर्क, एनी पीस ऑफ रिटन वर्क डॉक्यूमेंट हुआ। तो इंस्ट्रूमेंट तो लिखित में ही होगा हमेशा, ये बात समझने की है। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, साइंड बाय द, और सुन लीजिए ध्यान से बात, उस पे साइंड होना चाहिए बेटा, साइंड बाय द ट्रांसफरर, ठीक है। आगे से आगे चलते हैं बेटा। shall be complete and effectual, और ट्रांसफर कंप्लीट कब होगी, कंप्लीट एंड इफेक्चुअल। इफेक्चुअल मतलब वो टेक इफेक्ट कब लेगा, अपॉन द एग्जीक्यूशन and thereupon shall be complete and effectual upon execution, यानी जब उसकी परफॉर्मेंस होगी, राइट, shall be effectual, उसका इफेक्ट कब आएगा, at the time of performance, upon the execution and thereupon all the rights, all the rights and remedies, all the rights and remedies of transferor, shall vest in the transferee। आओ, एक बार दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं, शाबाश। मैं बीच में से हट जाता हूं ताकि आप कंटेंट को
सिर्फ कंटेंट को देख पाए। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम विद और विदाउट कंसिडरेशन, ये विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। शैल बी इफेक्टेड, कैसे ये होगा? ओनली बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटन इन राइटिंग signed by the transferer shall be complete and effectual upon the execution, and thereupon all the rights and remedies of the transferer shall vest in the transferee। आइए कैसे होगा ये काम देखिए। There was a claim of A against B। A क्रेडिटर है, बी डेटर है, और एक इनके बीच में एक क्लेम भी है। ये अनसिक्योर्ड है ऑब्वियसली, अगर सिक्योर्ड होता तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। एक क्लेम है ए का बी के ऊपर, और इस क्लेम के चलते राइट्स ऑफ ए है, राइट। अब ए क्या करता है, इसको सी को ट्रांसफर करता है। ये क्या कर रहा है सर? सी को ट्रांसफर कर रहा है। किस चीज को ट्रांसफर कर रहा है? इस क्लेम को ट्रांसफर कर रहा है। जब ये क्लेम को ट्रांसफर करेगा तो ए के राइट्स ऑफ इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होंगे, और उन राइट्स को फिर सी बी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करवा पाएगा। राइट बेटा, सुनो ध्यान से बेटा। ए की कुछ क्लेम है बी के ऊपर, उस क्लेम के चलते, ठीक है, ड्यू टू दैट क्लेम, तो राइट्स भी हैं कुछ। जब ए ट्रांसफर करेगा, क्या उस क्लेम को ट्रांसफर करेगा, तो राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे सी के पास। सी क्या कर सकता है? उन राइट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है बी के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 130। सुनिए ध्यान से। तो 130 आपने किया। आइए एक बारी सेक्शन 131 भी हम डिस्कस आपके साथ करते हैं। अब मान लीजिए ए है क्रेडिटर, बी है डेटर, और एक पर्सन में है सी। ए है, बी है, सी है। ए क्या एक क्लेम है जो ए ने सी को ट्रांसफर कर दिया है। अब यहां पे शाबाश, यहां पे बी को कैसे पता चलेगा कि पैसा उसे किसे देना है, राइट। और ए ने वो सी को वो क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो जब ए ने वो सी को ट्रांसफर कर दिया है, तो यहां बात सोचने की है, बी को ये बात कैसे पता चलेगी कि पेमेंट किसे करनी है? वो तो पेमेंट करने आएगा किसको? ए को, जबकि ए तो इस चीज को ट्रांसफर कर चुका है। और यहां पर सी के इंटरेस्ट की बात सोचो, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ए ने सी को अपना अधिकार ट्रांसफर कर दिया है, विद कंसिडरेशन भी कर सकता है और वो विदाउट कंसिडरेशन भी कर सकता है। तो सी को ये चाहिए कि वो बी को नोटिस भिजवाए। किससे नोटिस भिजवाए? ए से ही नोटिस भिजवाए। ठीक है, समझ लो ध्यान से। यहां पर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझ लो। सी को ये चाहिए कि वो ए को ये बोले कि भाई बी को नोटिस भेज लिखित में कि तूने अपना राइट
मेरे को ट्रांसफर कर दिया है। और जब मैं यानी सी बी से पैसा मांगने के लिए जाऊं तो वो कुछ आनाकानी ना करे, कोई चूं चा ना करे, सीधे तरीके से मुझे पैसे पकड़ा दे। ऐसा सी चाहता है ए से, और ए अगर ऐसा ना करे तो फिर सी क्या कर सकता है, ए पैसे तो ले ले सी से, लेकिन ऐसा करने से मना कर दे, ऐसा करने से रिफ्यूज कर दे, तो सी को क्या करना होगा। आइए इसके लिए सेक्शन 131 पढ़ेंगे। लैंग्वेज बहुत प्यार से देखनी है आपने। एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर, एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर, शाबाश, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है। ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम shall be in writing। मतलब यहां जो नोटिस मिलेगा, ठीक है, यहां नोटिस टू बी की बात कर रहे हैं, राइट। वो कैसे होना चाहिए। अब नोटिस कैसे होना, नोटिस आप कैसे दे सकते हैं। आपने किसी को नोटिस देना है, कैसे दे सकते हो, सोचो। ओरल भी दे सकते हो, लेकिन यहां कैसे देना है, शैल बी इन राइटिंग। वर्ड यूज क्या किया, शैल बी इन राइटिंग, ठीक है, लिखित में करना है। साइंड, वो साइंड भी होना चाहिए। साइंड बाय द ट्रांसफरर, साइंड बाय द ट्रांसफरर, और ट्रांसफरर उसको साइन करे। यानी इस केस में ए ट्रांसफरर है तो ए उसको साइन भी करेगा। साइंड बाय द ट्रांसफरर, एंड इन केस ट्रांसफरर, शाबाश, ट्रांसफरर रिफ्यूज टू साइन, अगर ट्रांसफरर साइन करने से ना मना कर दे, बोलता है कि मैं नहीं करता साइन, या आना का नहीं करे, या मना ना करे लेकिन साइन करने के लिए आए ना, देन रिफ्यूज टू साइन, ठीक है। उसके बाद अगर वो साइन करने से मना कर दे, शाबाश, बाय द ट्रांसफरी, बाय द ट्रांसफरी और हिज एजेंट, एंड, तो ट्रांसफरी अगर ट्रांसफर ना करे, लेकिन सी को तो अपने अधिकारों को की सुरक्षा करनी है। सी कहता है कि तू ऐसी की तैसी करा, अपनी नहीं भेजता, नहीं साइन करता, मत कर, मैं खुद नोटिस करूंगा। बाय द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी ये काम अपने एजेंट के थ्रू भी कर सकता है। बाय द ट्रांसफरी और हिज एजेंट, एंड साइन तो किया नहीं ट्रांसफर ने। अब यहां पे डेटर को अच्छे से पता चल जाए कि उसकी को ट्रांसफरी की आइडेंटिटी, ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम की आइडेंटिटी पहचान अच्छे से हो जाए। इसके लिए एंड शैल स्टेट द नेम एंड एड्रेस, ठीक है। अब क्या होगा, अब डेटर को पता चल जाएगा कि मैंने पैसा किसको देना है और किसको नहीं देना, ठीक है। जब उसको ये नोटिस मिलेगा, बी को जब ये नोटिस मिलेगा, और मान लो गलती से ये जानबूझ के ए बी के पास चला जाता है, भाई पैसे दे,
तो बी उसे बोलेगा भाई देख, तूने इस क्लेम को ट्रांसफर कर दिया है, ऐसा मुझे सी की एक चिट्ठी आई है, सी का एक पत्र आया है और उसमें उसने लिखा है कि तुमने वो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है और तुम वापस मांगने क्यों आए हो मेरे पास पैसे। तो पहले हम इस मुद्दे को सुलझाएंगे कि मुझे पैसा देना किसको है। इस चीज को मैं क्लियर करूंगा। पैसा देखो मैं देना चाहता हूं, बी कहता है। बी कह रहा है देखो भाई पैसा तो मैं देना चाहता हूं, लेकिन मैं पैसा दूं किसे। तू भी आ गया पैसा मांगने के लिए और एक चिट्ठी भी आ गई। उस चिट्ठी में ये लिखा है कि पैसा मांगने मैं आऊंगा। क्यों आऊंगा मैं, मतलब सी आएगा, पैसा मांगने सी आएगा। क्यों आएगा सी, क्योंकि सी को ए ने एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर दिया है। तो बहुत ध्यान से आपने बात सुनी। शैल स्टेट द नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी। चलिए इस सेशन में हमने क्या देखा, आइए हमने ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम सीखना है। तो सेक्शन 130, 131 हम कर चुके हैं। और सबसे पहले हमने देखा कि मीनिंग क्या है। भाई एक डेब्ट है, ये डेब्ट दो तरीके से हो सकता है सर। इस डेब्ट को तुम दो तरीके से देख सकते हो। ये अनसिक्योर्ड भी हो सकता है और ये सिक्योर्ड भी हो सकता है। सिक्योर्ड होगा तो कैसे होगा, प्लेज से होगा, मॉर्गेज से होगा, क्रिएशन ऑफ चार्ज से होगा। ओहो ध्यान से सुनो बात, या हाइपोथिकेशन से होगा, ठीक है। या एनी अदर मेथड भी अगर कोई होता है सिक्योरिटाइज करने का तो वो भी लिख दो यहाँ पे, एनी अदर मेथड। अगर वो सिक्योर्ड है तो वो सिक्योर्ड डेब्ट की डेफिनेशन में आएगा। अगर वो अनसिक्योर्ड है तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे सर, एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे। तो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो सकता है। अगर ये ट्रांसफर होगा तो किस तरह से होगा, सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर होगा। शाबाश। आइए सेक्शन 130 को एक बार देख लें। देखो एक क्रेडिटर है, ए कौन है, एक क्रेडिटर है, बी कौन है, एक क्रेडिटर है। एक क्लेम है जी, इस क्लेम को ये ट्रांसफर करता है। जब ट्रांसफर करेगा तो राइट भी ट्रांसफर होंगे और सी उन अधिकारों को एग्जीक्यूट करवा पाएगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। ये है सारा कंसेप्ट सर। सारा कंसेप्ट बस इतना सा तो है, ठीक है। आइए पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। सेक्शन 130 करना है इस चीज के लिए। द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम विद और विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है या आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट आपसे छोटे क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर के सवाल पूछता है, एमसीक्यू पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट, फॉल्स ट्रू फॉल्स क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप याद रखना ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्लेम विद और विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन भी ये ट्रांसफर हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी ये ट्रांसफर हो सकता है। और इसको इफेक्ट कैसे करेंगे, शैल बी इफेक्टेड ओनली बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करके। इंस्ट्रूमेंट हमेशा लिखित में होता है, बोलने की जरूरत नहीं है। साइंड बाय द ट्रांसफरर, ठीक है, साइंड बाय द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर इसको साइन करे। शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्चुअल अपॉन एग्जीक्यूशन। और कब कंप्लीट होगा ये, जब इसका एग्जीक्यूशन करवाएगा कौन, ट्रांसफरी। एग्जीक्यूशन किसके अगेंस्ट करवाएगा, ठीक है, डेटर के अगेंस्ट करवाएगा। एंड देयर अपॉन ऑल द राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ ट्रांसफरर। और फिर जितने भी राइट्स और रेमेडीज ट्रांसफर की हैं वो किसके पास चली जाएंगी, वो चली जाएंगी ट्रांसफरी के पास। और सेक्शन 131 किया हमने। भाई यहाँ पे नोटिस का प्रावधान है, नोटिस देना पड़ेगा बी को। नोटिस ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन नोटिस आपने कैसे देना है, रिटर्न नोटिस देना है। तो सी नोटिस किससे दिलवाएगा, ए से दिलवाएगा। अगर ए रिफ्यूज करे तो सी खुद देगा, या सी थ्रू हिज एजेंट
भी नोटिस दे सकता है। नोटिस में अगर सी दे रहा है नोटिस तो क्लियरली, ठीक है, नोटिस भी जाएगा, चाहे वो सी दे चाहे वो ए दे, नोटिस के अंदर ट्रांसफरी का नाम और उसका एड्रेस बहुत साफ साफ लिखा होगा, ताकि बी को ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि उसे पेमेंट करनी है तो किसे करनी है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।